हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले मैग्नेटिज्म पता होना चाहिए क्या होता है। जब कोई स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स दी ओर, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मैग्नेट इज Fe2O3। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव मतलब वो अट्रैक्शन दिखाती है, डायरेक्टिव मतलब वो डायरेक्शन दिखाती है। हेल्प नेविगेटर टू फाइंड द वे इन सी। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जनरली इरेगुलर इन शेप होती हैं। नेचुरल मैग्नेट्स इरेगुलर इन शेप होती हैं और वो वीक होती हैं। तो हमने क्या बनाई? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किसी चीज़ को अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देनी है, जैसे आयरन को देनी है, स्टील को देनी है, तो उसको रब करो मैग्नेट के साथ, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैग्नेट्स जो हम आयरन या स्टील से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप सबने देख रखी होगी लैब में, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। तो हर एक मैग्नेट जो होती है, स्मॉल जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर बार मैग्नेट को देखें तो उसकी अट्रैक्शन मैक्सिमम पोल्स पे होती है और मिडल पे उसकी कम होती है। जहाँ मैक्सिमम होती है उसको हम पोल्स कहते हैं। जब हम मैग्नेट को फ्रीली टांग देंगे, सस्पेंड कर देंगे, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रेस्ट कर लेगी। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो जोग्राफिक नॉर्थ पोल की साइड होता है, और मतलब कि अर्थ के नॉर्थ पोल की साइड होता है, और उसका साउथ पोल की साइड होता है। ये जो लाइन पास हो रही है स्ट्रेट, इसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर बीच में से पास हो रही है इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं मैग्नेट की। तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल है, उसको बार मैग्नेट के पास रख देंगे तो उसके पास किसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी? उसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसको हम इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल कैसे होता है? हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ के आए हैं, तो उसी हिसाब से एक मैग्नेटिक डायपोल भी बनाएंगे। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो q इंटू 2a के बराबर होता है। ये हम पढ़ के आए हैं। अब हम मैग्नेटिक डायपोल करते हैं। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, तो इसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल को बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और q की जगह हम छोटा एम पोल की स्ट्रेंथ लेते हैं, इनटू में 2a लेते हैं। आपको पता है कि प्लस q और माइनस q अलग अलग हम क्या कहते हैं, रख सकते हैं। तो लेकिन हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग अलग नहीं रख सकते। अगर कोई चीज़ मैग्नेट है तो आप ध्यान रखेंगे वो मैग्नेटिक डायपोल है, क्योंकि अगर उसके पास नॉर्थ पोल है तो उसके पास साउथ पोल भी होगा, तो वो हमेशा किसकी तरह होगा? एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होगा, उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो m किसके बराबर हो गया? m इंटू 2a के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने m की जगह जैसे QM भी ले सकते हैं, इजी रहेगा, वहाँ पर Q लिया, यहाँ पर QM लेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं, लेकिन ये पोल की स्ट्रेंथ ही होता है। तो हमने क्या कहा? एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। अब मैंने आपको बताया है कि एक हमने पूरे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसका मतलब है वो मैग्नेटिक डायपोल है। मैंने आपको बोला है अगर कोई भी चीज़ मैग्नेट है तो उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा, और अगर उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो वो मैग्नेटिक डायपोल होगा। ये करंट के साथ भी बात जाती है। करंट इज़ अ मैग्नेट, करंट बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या है? करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसका मतलब वो मैग्नेट है और मैग्नेट डायपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर वो मैग्नेटिक डायपोल है तो उसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो q इंटू 2l होगी। अगर देखिए, ये तो हमारी बार मैग्नेट के साथ केस चल जाता है, पोल की स्ट्रेंथ इंटू 2l, लेकिन हम एक करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मान रहे हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया। जिसकी में से करंट पास हो रहा है उसमें ये वाला यूज़ कर लोगे, आप बार मैग्नेट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, करंट इंटू एरिया। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका
फॉर्मूला निकालूँ तो करंट का होता है, सॉरी यूनिट निकालूँ एम्पियर, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो हैं वो आपके मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो गए, और मैग्नेटिक मोमेंट के दूसरे यूनिट जो होते हैं वो जूल पर टेस्ला होते हैं। ये हम बताएंगे हमने ये कहाँ से निकाला है। और डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक डायपोल की होती है साउथ से नॉर्थ। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, इसकी साउथ से नॉर्थ होती है, उल्टी हो जाती है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर मैग्नेट को हम दो हिस्सों में कट करेंगे, तो ये दो हिस्सों में अलोंग द एक्सिस अगर हम कट करेंगे तो उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कट करेंगे, इनकी कोई भी पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करी थी हमने, यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लिया, यहाँ पर हमने साउथ पोल ले लिया, या हमने नॉर्थ पोल्स को ऑब्जर्व किया। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो है साउथ इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पाथ जो है उसको हमने ट्रेस कर लिया। ये जो पाथ होगी ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर नॉर्थ पोल मूव करता है, देखते हैं हम सिर्फ नॉर्थ पोल को, अगर नॉर्थ पोल मूव करता है तो इसका मतलब क्या है, वो जो पाथ ट्रेस हुई है जहाँ जहाँ वो मूव कर रहा है, नॉर्थ से रिपेल हो रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में एंटर होती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये नेवर इंटरसेक्ट करती हैं। रीज़न वही है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और ये एक्सपैंड भी हो सकती हैं। जितनी पास पास होंगी उतना ज़्यादा का उसका मतलब है, जहाँ ज़्यादा पास होंगी उसका मतलब है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ दूर होंगी इसका मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम ये एनालॉजी की तरह चलेंगे। हमको सारे इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसको लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल था 2kp/r³। यहाँ पर p की जगह क्या आ जाता है, बड़ा m आ जाता है, और r³ की जगह r³ 2k। वहाँ पर k 1πε0 था, यहाँ पर k की वैल्यू μ0/4π होगी। सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए k की जगह k लिखा, p की जगह m लिखा, p की जगह m लिखेंगे, p विल बी रिप्लेस्ड बाय m। मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर हम इसकी रेशो लेंगे, इसकी रेशो भी क्या आएगी, 2 आएगी। अब हम यहाँ पर आते हैं, टॉर्क किसके इक्वल होता है, एम बी साइन थीटा के इक्वल, सॉरी टॉर्क किसके इक्वल होता था वहाँ पर, पी ई साइन थीटा के, यहाँ पर एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी के इक्वल होता है। टॉर्क थीटा 0 होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये सब चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ के आए हैं। थीटा जब 1 होगा, यहाँ पर देखिए टॉ इज़ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। थीटा जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, बी जब 1 होगा, तो ये सब 1 हो गया, तो टॉ किसके बराबर होगा, एम के। तो मैग्नेटिक मोमेंट बी इज़ इक्वल टू 1, टॉ इज़ इक्वल टू एम व्हेन बी इज़ इक्वल टू 1 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से टॉ का जो होता है न्यूटन मीटर होता है, बी के टेस्ला होते हैं, और साइन थीटा के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, तो न्यूटन मीटर पर टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट आ जाते हैं। या एम्पियर मीटर स्क्वायर तो हमको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा होता था, यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 माइनस एम बी। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 होता है, अनस्टेबल के लिए थीटा 180 होता है। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज़ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, अगर करंट का लूप लेते हैं, इफ़ इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, तो अगर वो मैग्नेट है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब सॉरी वो मैग्नेटिक डायपोल है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया। तो अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होता है, I इंटू ए होता है, I इंटू ए होता है, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट तो हम इसको ऊपर की साइड लेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है करंट तो हम इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड लेंगे। अगर टर्न्स n है तो NIA विल बी द फॉर्मूला। आपको यूनिट्स बार बार बता रही हूँ, करंट इनटू एरिया होते हैं।
अब आप एक चीज़ और देख लो, देखो मैग्नेटिक जो हमने फील्ड निकाली थी सर्कुलर लूप के लिए, अगर आपको याद हो सर्कुलर लूप के लिए अगर हमने निकाली थी तो उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2r³। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, बी जो है r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्यूब के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानो तो वो ये क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होती थी, जब वो डाइपोल होता था। ठीक है, जो एक पॉइंट चार्ज के लिए तो वो r² के इन्वर्सली होती थी, लेकिन डाइपोल लिया था मैं बार बार बताती थी कि क्यूब हो जाता है। यहाँ पर भी मुझे क्यूब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये करंट लूप क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी r³ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, इसका मतलब करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। अब आ जाते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। ये डेफिनेशंस क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है सबसे पहले जो है हम कुछ डेफिनेशंस कर लेंगे। देखो, जब मैग्नेटिक मटेरियल को, आपको पता है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर कुछ जो फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनाई, आपने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो क्या से बनाई, सोलिनॉइड से बनाई, और सोलिनॉइड की थी म्यू नॉट Ni। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिसने मैग्नेट बनाई, जिस फील्ड ने, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। अब क्या हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मान लो आपने एक सोलिनॉइड लिया, गोल वाला सोलिनॉइड होता है, टॉरॉयडल सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, उसको एक आपने मैग्नेटिक रिंग के ऊपर बांध दिया, मैग्नेटिक मटेरियल है मान लो आयरन के ऊपर, आपने इस तरह से इसको बांध दिया, तो उसमें आपने बी नॉट लगा रखा था, बी नॉट लग गया क्योंकि आपने इसमें से करंट पास किया तो वहाँ पर बी नॉट लग गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लग गई। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने सरफेस पे एक करंट इंड्यूस किया जिसको उसने IM बोला, इंड्यूस्ड करंट बोला। इस इंड्यूस्ड करंट ने वापस से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये BM वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NIM, फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो ये जो आपने एक्सटर्नल लगाई और ये जो आपने इंटरनल लगाई, इसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दो टाइप की फील्ड बनी, एक तो आपने लगाई म्यू नॉट Ni। ठीक है, एक जो है उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो उन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो जो चीज़ हमें करनी है वो करनी है आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है वो होता है I इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम में मान लो ये सैंपल है, इतने सैंपल में कितने मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। एक से मीटर कट गए तो एम्पियर पर मीटर I के क्या आ गए, आपके यूनिट आ गए। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M/2L, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू 2L। तो मैग्नेटिक ये पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया भी किसके फॉर्मूला बन गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ये फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर चलते हैं। अब हम करते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका हो गया है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की है। अब दूसरा बिल्कुल कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल इसके जो है बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। हम बोलते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल पे अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो जो ये एक्सटर्नल फील्ड है ये दो कारणों से होती है। तो अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हुई, तो मैग्नेटिज्म जो पैदा हुई वो दो कारणों से हुई, एक तो इंटरनल फैक्टर से हुई और दूसरी किससे हुई, एक्सटर्नल फैक्टर से हुई। ठीक है, जो इंटरनल फैक्टर है ये तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही है इंटरनल, क्योंकि
जो है डायपोल मोमेंट इंटरनल है, इंटरनली होते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के अरेंज होने से जो मैग्नेटिज्म पैदा हुई उसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। और जो आपने बाहर सॉलिनॉइड बांधी थी वो वाली हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपके दो फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। जो भी आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई वो दो कारणों से पैदा हुई, आई से पैदा हुई और एच से पैदा हुई। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो म्यू नॉट एच प्लस आई जो है वो आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा नेट का। तो ये दो कारण हो गए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के, एक तो इंटरनल कारण आई हो गया और दूसरा एक्सटर्नल कारण क्या हो गया, एच हो गया। तो म्यू नॉट एच प्लस आई जो है वो आपका क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो गए हैं ये। अब हम बात करते हैं, इसको हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वापस। अब जितना एक्सटर्नल आप फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा इंटरनल फील्ड पैदा होगी, जितनी आप एक्सटर्नल लगाएंगे उतनी इंटरनल जो है वो पैदा होगी। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट, सॉरी आई किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट हटाएंगे, कांस्टेंट चाई एच लगाएंगे। ये जो कांस्टेंट लगा है चाई है, इसे ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ज़्यादा इंटरनल में चेंज आएगा, उतनी ज़्यादा इंटरनल में मैग्नेटाइजेशन होगी। तो चाई एच हो गया, चाई को हम क्या बोलते हैं, चाई को हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब मेरे पास आई का एक फॉर्मूला आ गया, मैं इस आई की जगह यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो बी नेट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस चाई एच, ये मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब मेरा यहाँ से एच कॉमन आ गया, म्यू नॉट एच आ गया, 1 प्लस चाई आ गया और ये बी नेट आ गया। अब ये देखोगे आप, ये हमारा पास बी नेट आ गया। अब ये जो हमारा बी नेट है, यहाँ पर हम ये बी नेट निकाल लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, बी नॉट जो है म्यू नॉट आई प्लस एच के इक्वल होता है। अगर मैं मटेरियल नहीं लेती हूँ, अच्छा मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो लगाई लेकिन मैंने इंटरनल में कोई मटेरियल नहीं लिया। अगर मैंने इंटरनल में कोई मटेरियल नहीं लिया तो आई नहीं होगा, वहाँ पर डायपोल मूवमेंट होगा ही नहीं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट एच के। अगर मैंने मीडियम, यहाँ पर मीडियम कोई ले लिया तो ये किसके बराबर होगा, म्यू एम एच के। तो ये जो है हमारी नेट है जिसमें हमने मीडियम लिया है, ये किसके बराबर आ गई, म्यू एम एच के बराबर आ गई मीडियम, म्यू नॉट एच 1 प्लस चाई। ठीक है, ये एच से एच गया, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज़ इक्वल टू 1 प्लस चाई। और ये म्यू एम अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 1 प्लस चाई। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी सीबीएसई कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ये कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये यहाँ पर कुछ एक मटेरियल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, आपने आयरन तो बड़े आराम से देखा होगा। आयरन देखा है तो वो क्या कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हम करते हैं। आपने, मैं बता रही थी कि आपने आयरन को देखा होगा, तो जब आप उसको मैग्नेट के पास रखते हैं तो आयरन पीस क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो अट्रैक्शन शो करता है और स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक मटेरियल आप ऐसे भी देखेंगे कि अट्रैक्शन तो होती है लेकिन बड़ी फीबल अट्रैक्शन होती है, बड़ी कम अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसों से हम कहते हैं जिसमें अट्रैक्शन नहीं होती है, वो रिपेल करते हैं मैग्नेट से, दूर भाग जाते हैं मैग्नेट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने ये सारे जो हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, हम डाया से शुरू कर रहे हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इसके एग्जाम्पल है बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, ठीक है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, और ये हो गया हमारा NaCl और यहाँ पर आ गया हमारा Au गोल्ड। तो ये सारे हमारे, आपको ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये याद करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दे के ये पूछ लिया गया था
कि ये कौन सा टाइप ऑफ सब्सटेंस है, डाया है, पैरा है, फेरो है, तो आपको ये याद करने हैं। दूसरी बात क्या है, हम इसकी थ्योरी कर लेते हैं। होता क्या है कि एक इसके अंदर जो आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप इसको इस तरह से बनाते हैं, मतलब दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, मतलब एक इस साइड जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है। अब एक की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ऊपर की साइड है, और एक की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, नीचे की साइड है। आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है और एक का मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। जब उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो -2 डेल्टा एम आता है। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऑपोजिट काम कर रहा है। ऑपोजिट का मतलब वो रिपल्शन करेगा। तो इस तरह से ये थ्योरी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब हम आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, हम ये मानते हैं कि यहाँ उसमें छोटे छोटे एटम होते हैं, ठीक है। तो एटम जो है उसके अंदर वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो डाइपोल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो वो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, हम ये मानते हैं कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। छोटे छोटे मैग्नेट जो हैं ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये रैंडमली अरेंज हैं। अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आपको ऐसे ही रख दूंगी आपके सामने लाकर, तो आप बोलेंगे ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे डाइपोल्स जो हैं ये हैं छोटे छोटे मैग्नेट्स ही, एटम जो है इट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे, अट्रैक्शन वट्रैक्शन कुछ शो नहीं कर रहे। क्यों नहीं शो करके, क्योंकि ये रैंडमली अरेंज है। रैंडमली अरेंज है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब आपने इसको नॉर्थ साउथ के पास रख दिया, मतलब अंदर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारे के सारे क्या हो गए, अलाइन हो गए। अलाइन हो गए तो इसकी मैग्नेटिक जो है मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई का मतलब, और इसने अपने आप को उसी डायरेक्शन में अरेंज कर लिया, जैसे इसने तो ऑपोजिट अरेंज किया था डायामैग्नेटिक, इसने क्या अरेंज कर लिया, अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब इसने क्या शो करी, अगर उसी तो उसके साथ ही चल पड़ा, मतलब उसकी तरफ क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारी थ्योरी होती है, किसकी थ्योरी होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। जब से हम करते थे हमने एक वर्ड डिफाइन किया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें से मैं क्या करती हूँ, 1 मीटर क्यूब का जो है वो काट लेती हूँ, एक क्यूब काट लेती हूँ, तो उसमें देखती हूँ कितने डायपोल्स आए, उसका डायपोल मूवमेंट निकालूंगी। 1 मीटर क्यूब में कितना डायपोल मूवमेंट, वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बनती है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की थ्योरी है ये। अब दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है इसको, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में आपके डायपोल्स अरेंज हैं, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर है। जब आप अपने इसको नॉर्थ साउथ के अंदर रखा तो इन्होंने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया और इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। अगर इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गई तो इसका मतलब है कि ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू हो गया, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, चलो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कर लेते हैं। इसकी थ्योरी बिल्कुल उसके तरह ही है, फेरो की तरह, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। आपने ये फार्मूले, ये जो एग्जांपल्स हैं ज़रूर याद कर लेने हैं क्योंकि ये आ जाता है। अब ये है आपका एक मटेरियल, इसमें भी आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें आपको बाउंड्रीज़ दिख रही हैं। इन बाउंड्रीज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स के अंदर डाइपोल्स है, आप देखेंगे। अब क्या होता है, बिल्कुल सेम थ्योरी है, बस इसमें डोमेन्स है। डोमेन्स बनते हैं नेबरिंग के साथ इंटरेक्ट करके। चलो बात तो वही है, डायपोल है, यहाँ पर डोमेन्स हैं। अब ये रैंडमली अरेंज है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर है, 0 के। लेकिन जब आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। जब इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बन गया तो इसने कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी शुरू कर दी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करनी शुरू कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगी आपको किस 3 पॉइंट्स में से यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है।
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मेरे ख्याल से आप पहला तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस खुद लिख सकते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होते हैं, पैरा अट्रैक्ट होते हैं, और फेरो जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये हमने डिस्कशन कर ली है, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाऊं, अगर मैं आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से लगाऊं, तो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस पर सस्पेंड कर लूँ तो वो इसके परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा जाके। लेकिन अगर मैं फेरो और पैरा को खड़ा करूँगी तो वो इसके पैरेलल ही लग जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। कौन पैरेलल होते हैं, फेरो और पैरा पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, और डाया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाता है। तो ठीक है, और ये जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसका सेम डायरेक्शन में आता है, इसका भी सेम डायरेक्शन में आता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पाउडर बनाती हूँ और पाउडर बना के डाया का इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डाया कहाँ भागेगा, पाउडर बीच में इकट्ठा हो जाएगा पाउडर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, वीक रिपेल होता है। लेकिन जो आपका पैरा और फेरो है वो यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला गया और डाया जो है वो इधर चला गया। सिमिलरली हम लिक्विड में भी दिखा सकते हैं, ये पैरा है, ये डाया और फेरो है। मान लो मैंने यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में रख दिया। अब डाया मैग्नेटिक क्या करेगा, ये नॉर्थ साउथ से दूर भागेगा, और जो आपका फेरो है वो पैरा है वो क्या करेगा, वो इसके तरफ भागेगा, लिक्विड जो है यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो लिक्विड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिक्विड का आपको नहीं बताया है। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए हैं। अब हम करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये लगाती हूँ नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देती हूँ, तो इसमें से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भाग जाएंगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सारी बाहर भाग गई। अब सारी भाग गई का मतलब है इसकी ससेप्टिबिलिटी है ही नहीं, मतलब माइनस में है, अंदर से कुछ जाने ही नहीं दे रहा। अंदर से जाने को ही तो ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो इसकी माइनस में है, जिसकी आपसे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे के पूछा जाएगा, माइनस में दे रखी है तो हमें पता लग गया भाई माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और लेकिन अगर पॉजिटिव दे रखी है और बड़ी छोटी दे रखी है तो वो पैरा है, अगर 1000 से बड़ी दे रखी है तो वो फेरो है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। अब इसकी परमिएबिलिटी वैक्यूम से कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है। अब करते हैं, अगर बचपन में आपको बोला जाता था कि ये मैग्नेट दे दी है, इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म कर दो, तो दो तरीक़ों से हम उसकी मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर सकते थे। या तो मैग्नेट को जाके क्या करते हैं, हथौड़े से मार मार के उसके डाइपोल को इधर उधर बिखेर दें तो वो ख़त्म, ठीक है। दूसरा तरीका होता है उसे गर्म कर दें। जब आप गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी मैग्नेटिज्म नहीं है। तो उसकी मैग्नेटिज्म पे टेम्परेचर का क्या असर होगा, कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन इसकी मैग्नेटिज्म, इसमें पास तो मैग्नेटिज्म होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी मैग्नेटिज्म या ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। मैंने आपको बताया है मैग्नेटिज्म जो है वो कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो चाई एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम क्यूरीज लॉ कहते हैं, क्यूरीज लॉ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखूं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी ख़त्म होती है, T माइनस TC, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। ये हमारा क्या है, TC है। अब ये TC क्या चीज़ है, TC वो टेम्परेचर, देखो फेरो है, आप गर्म करना शुरू करेंगे, उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म होगी, वो पहले पैरा बनेगा। तो ये TC वही टेम्परेचर है जिसमें फेरो पैरा में चेंज होता है, ठीक है। ये वही टेम्परेचर है जिसमें जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है पहले किस में चेंज हो रहा है, पैरा में। तो इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। आपसे बहुत बारी पूछा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, जिसमें फेरो किस में चेंज हो जाता है, पैरा में, ठीक है। फिर उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म होनी शुरू होती है। तो ये है हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पे फेरो किस में चेंज हो जाता है, पैरा में चेंज हो जाता है। तो ये आपका मैग्नेटिज्म हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, सिर्फ सॉलिड में होता है, इसलिए मैंने लिक्विड पे बता दिया था कि लिक्विड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है।
एक एक आपको इसका यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूले, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, NaCl सारे याद होने चाहिए। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलिनिको, ये अलॉय है एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का, Fe2O3। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।